कैंसर की सबसे बड़ी कमजोरी जो है, वो कमजोरी ये है कि कैंसर की एक दृष्टि से, मैं अगर विज्ञान की परिभाषा में बात करूं तो कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर आपकी कोशिकाओं का डिसऑर्डर है। बीमारी होने के लिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मलेरिया है या डेंगू है, आपकी बॉडी में खून की जब जांच करेंगे तो उसमें मलेरिया के, डेंगू के जीवाणु कीटाणु पाए जाएंगे ना। क्या डॉक्टर ऐसे कह देगा कि आपको तो मलेरिया हो गया, आपको ठंड, मैं आपको मुझे ठंड लग के बुखार आ रही साहब, मुझे अल्टरनेट डे बुखार आ रही साहब, आप मेरे लिए कुछ करो। अरे नहीं कुछ नहीं तेरा, अरे नहीं साहब नहीं, ये जांच करो ना आप, जांच। जैसे आपको मान लो HIV है तो जांच करेंगे तो उसमें उसके HIV का वायरस आएगा ना। जैसे आपको हेपेटाइटिस B है तो आपकी जांच करेंगे तो उसमें इंफेक्शन आएगा ना। आपको TB है तो उसका बैक्टीरिया आएगा ना आपको। अगर बिना बैक्टीरिया का कोई कह देगा आपको TB है, नहीं कह सकता। परंतु आप कैंसर की जांच करवाओ, इवन कि आपको चमड़ी की भी बीमारी है, स्किन डिजीज भी है, तो क्या करोगे आप जांच करवाओगे तो बोलेगा साहब फंगस है इसमें, आपको इसमें फंगस है साहब, इसलिए आपको ये हो। बिना फंगस नहीं हो सकता। अब कैंसर की जांच करवाओ, आप करवा ली जांच, सब बैक्टीरिया आया, नहीं है। वायरस बोले नहीं है, फंगस बोले नहीं है, निमेटोड नहीं है, अमीबा नहीं है, कोई इंफेक्शन नहीं है। तो फिर ये बीमारी क्यों हुई? तो साहब फिर तो इसके लिए और अलग से जांच करनी पड़ेगी। जब जांच की तो पता चला आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, उस कोशिका में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? 4 गड़बड़ मेजर। यानी कि पहले तो आप कैंसर की परिभाषा सुन ले तो आपको समझ में आ जाए। आपके शरीर की अनियंत्रित कोशिकाएं ही कैंसर है। आपका शरीर मतलब बाहर से कोई चीज नहीं आई, अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल, मतलब जिन पे कोई कंट्रोल नहीं किसी का, कोशिकाएं ही कैंसर है। कोशिका, सेल, कोशिका क्या? अपने शरीर का छोटे से छोटा, लास्ट का अंग, आखिरी अंग, छोटे से छोटा। ब्लड कोशिकाएं हैं, और ब्लड में भी कितनी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, उसमें भी और छोटे छोटे, उसमें भी और स्टेम सेल है, R सेल है, T सेल है, मतलब उसमें भी और छोटे। यानी कि एक दृष्टि से समझ लो पूरा ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा हंसराज। मतलब इस ब्रह्मांड में जो हंसराज की हैसियत है वो आपके शरीर में एक कोशिका की हैसियत है। समझ में आ गया? वो चमड़ी की अलग है, किडनी की अलग है, लीवर की अलग है, मुंह की अलग है। ठीक। अब पहला विशेषता में आते हैं अपन। सामान्य कोशिका की विशेषता यह है, जिसको कैंसर नहीं है उसका यह है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये दुआ कैंसर की कोशिका पे लागू नहीं होता। यानी कि सामान्य कोशिका जो है, आपकी जो WBC है 4 दिन में मर जाएगी, आपकी प्लेटलेट्स है 18 दिन में मर जाएगी, आपकी प्लाज्मा है 100 दिन में मर जाएगी, आपकी RBC है लाल रक्त कोशिका 120 दिन में मर जाएगी, आपकी किडनी की, लीवर की, आंत की कोशिका है नियर अबाउट 7 महीने में मर जाएगी, आपकी हड्डी की कोशिका है नियर अबाउट 2.5 साल में मर जाएगी। उम्र है उसकी फिक्स। परंतु कैंसर कोशिका कहती मैं तो नहीं मरती साहब, मरना वरना अपन का इधर नहीं है। अपन पैदा हो गए, एक बार बन गए तो बन गए, मरेंगे नहीं। तो कैंसर की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या पकड़ में आई कि इसकी कमजोरी है कि अगर इस कोशिका को अपन मार दें तो कैंसर ठीक हो सकता है, और अपने को कुछ नहीं करना, केवल इन कोशिकाओं को मारना, पहली बात। दूसरा, सामान्य कोशिका जो होती है आपके शरीर में वो कहीं नहीं जाती, बेचारी जहां पैदा होती वहीं रहती है। जैसे ब्लड कोशिका, ब्लड 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 ब्लड, किडनी मतलब किडनी का ही काम करेगा, पेशाब बनाने का ही काम करना, और कुछ नहीं करना। सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को अलग करना, पेशाब बनाना, और BP को कंट्रोल करना, और हार्मोन्स को कंट्रोल करना, और बात खत्म, कोई काम नहीं करना। मस्तिष्क की कोशिका केवल सोचना, मस्तिष्क में ही रहना,
फेफड़े की कोशिका के श्वास लेना, फेफड़े में ही रहना, मतलब उसकी उम्र निश्चित है। किसकी? अपनी सामान्य कोशिकाओं की उम्र निश्चित है और उसकी उम्र अनंत है। वो कहते हैं मैं नहीं मरती। दूसरा, सामान्य कोशिका कहीं नहीं जाती, जहां पैदा हुई वहीं रहेगी, परंतु कैंसर कोशिका दो तरीके से जाएगी। नंबर वन, जो जिसकी कनेक्टिविटी में आ गया, जैसे उदाहरण के लिए ये आपके फेफड़े हैं और ये आपका मान लो लीवर है, ये दोनों कांटेक्ट में, बस फेफड़े से लीवर में चला जाएगा। जैसे किसी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो डेफिनेटली आप इलाज मत करवाओ तो 4-5 महीने बाद में वो आपके उसमें लंग्स में चला जाएगा। मतलब वो एक तो कनेक्टिविटी से, मतलब संपर्क से, करंट आता है ना, जैसे मतलब आपको करंट आ रहा, मैं छुड़ाना आया तो मुझे भी आ गया, एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा ये क्या करती है कि खून के थ्रू चली जाती है दूसरी जगह। उदाहरण के लिए ये बताऊं कि जैसे आपको लंग कैंसर है और वो ब्लड के थ्रू, ब्लड तो सब जगह है ना, फेफड़े में भी ब्लड है, ब्रेन में भी ब्लड है, खून तो सब जगह है, तो वो गई कोशिका वहां गई और जाके उसने ब्रेन में जाके भी अपना काम शुरू कर दिया, मतलब वहां भी अपना साम्राज्य जमा दिया। वहां की जो कोशिकाएं थी उनको भी आतंकवादी बनाना शुरू कर दिया। बोला है मैं तो ऐसी हूं, मैं मरती नहीं हूं, तुम्हें भी अमर होना न, ले आ जाओ तुम मेरे साथ आ जाओ। अब वहां से अगर बायोप्सी लेंगे, देखो कैंसर का अजीब खेल है। आपके अगर लीवर में कैंसर चला गया, आपके किडनी में चला गया, आपके ब्रेन में चला गया, और शुरुआत कहां थी उसकी? लंग्स में। तो जहां से भी सैंपल लोगे वहां सैंपल ये बोलेगा कि साहब वो लंग कैंसर है। मतलब उसका जो वो जहां यहां जैसे मान लो वो लंग सार्कोमा था तो वो सब जगह लंग सार्कोमा ही कहलाएगा। मतलब उसकी जो उसका जो ओरिजिन है, जैसे आप मान लो कहीं पे भी जाएंगे तो भाई मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो भाई हंसराज चौधरी मोतीपुर खेड़ा वाला, भीलवाड़ा में भी मकान बना लूंगा तो भी मोतीपुर खेड़ा वाला, और दिल्ली में भी बना लूंगा तो मोतीपुर खेड़ा वाला। ये उसकी। अब ये दूसरी में तो नहीं है। अब ये वहां जाके क्या कहेगी? तुम श्वास ले, और यार श्वास ले, मैं तो सोचने का काम करती हूं, मैं श्वास कैसे लूंगी? बोले नहीं मैं कह रही हूं ना श्वास लो। कंट्रोवर्सी उस अंग को भी नष्ट करना शुरू कर देगी। दूसरा। तीसरा, कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो अपना डीएनए चेंज की हुई होती है, और जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो अपना कभी डीएनए चेंज नहीं करती। डीएनए का मतलब खानदान, मतलब उसके खानदान की जो विशेषता है, उसके जो गुण है। जैसे उदाहरण के लिए कि साहब हम त्रिपाठी है, हम चतुर्वेदी है, हम जाट हैं, हम महेश्वरी है, तो अपनी एक परंपरा है कि साहब हम महेश्वरी है तो कि भाई हम राम जी महाराज को मानते हैं साहब, ठीक है। जाट है तो कि साहब मैं तेजा जी को मानता हूं। उदाहरण दे रहा हूं ये। जैसे मुस्लिम भाई है तो कि भाई मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको मानता हूं। सरदार जी है तो मैं तो भाई गुरुद्वारे जाऊंगा, कार सेवा करूंगा, और मैं तो वाहे गुरु को मानूंगा। मैं गुरुवाणी जो है मेरे लिए पवित्र ग्रंथ है। परंतु ऐसी कोशिका या ऐसा इंसान जो ये कहे नहीं ये धंधा नहीं है, अपना खानदान अलग है, अपना बिल्कुल अलग है। अपन तो मतलब उछाड़ पकाड़ और उदंडता और बदमाशी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो उल्टा है ना, ये तीसरी मतलब यानी कि उसका डीएनए चेंज हो गया। और चौथी और आखिरी जो कैंसर कोशिका की जो सबसे बड़ी स्थिति है कि दूसरी कोशिकाओं को आदमी के जीवित रहते आप बनता नहीं रोक सकते। अब जैसे खून बन रहा है तो खून बनेगा, परंतु कैंसर कोशिका को आप बनने से रोक सकते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप इसका निर्माण बंद कर दें। अब और निर्माण ही तो बंद करना है। एक कोशिका से 2 बनेगी, फिर एक मर जाएगी, बुजुर्ग होगी जो मर जाएगी, फिर जवान से 2 बनेगी, बुजुर्ग होगी जो मर जाएगी, मरती रहेगी, पैदा होती रहेगी, परंतु संख्या वही रहेगी 1 से 2, 1 से। परंतु कैंसर कोशिका में इसका बिल्कुल उल्टा, वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6000 मतलब समथिंग, और उससे वैसा ये इतना तेजी से बढ़ती है। तो इनका बढ़ने का जो सिस्टम है, तो इसको फिर इसका मतलब इससे नतीजा क्या निकला? आपने कोई अर्थ निकाला? मैं बताऊं इसका अर्थ। इसका एक भाई इसके लिए फिर एफर्ट्स कितने करने पड़ेंगे, मतलब प्रयास कितना तेजी से करना पड़ेगा और कितना ताकतवर तरीके से करना पड़ेगा। मतलब किसी के भरोसे बैठने से नहीं होगा।
मतलब किसी से जाड़ो लगवा लें, किसी से ताबीज बंधवा लें, किसी से आशीर्वाद ले लें, नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। मतलब तीनों तरीके से, खान पान से, परहेज से और आत्मविश्वास, तीनों स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले तो ये, सबसे पहला तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो जाऊंगा, पहली ही प्रक्रिया ये है। दूसरा, औषधि समय पे और पूरी मात्रा में। और तीसरा, परहेज, मतलब ये चीज नहीं खानी मतलब नहीं खानी, मरते मर जाना पर नहीं खानी मतलब नहीं खानी, परहेज नहीं तोड़ना मतलब नहीं तोड़ना। आज तो कर लूं, क्यों आज क्यों कर लूं भाई, आज तो खा लूं, क्यों खा लूं आज। जब परहेज रखना है मतलब रखना है पूरा कंप्लीट, आपको उस पर बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए। अब आते हैं अपन सिस्टम। कैंसर होता कैसे, पैदा कैसे होता है? सबसे पहला कारण साइंटिफिक तरीके से अब तक जो पकड़ा गया है वो ऑक्सीजन की कमी है, जो विज्ञान ने जिसको प्रूव किया। दूसरा कारण केमिकल, जिसको साइंस ने प्रूव किया। और तीसरा कारण जेनेटिक, जो साइंस ने प्रूव किया। पर ये तीन चीजें साबित हो चुकी है। पहला क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर वारबर्ग हुए हैं जिनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर वारबर्ग ने अपने उस नोबेल हिस्ट्री में, मतलब जो उनको जो नोबेल प्राइज मिला, जो उन्होंने जो रिसर्च किया, वो करीब 30-40 सालों तक उन्होंने रिसर्च किया। और वो प्रत्येक साल, प्रति वर्ष करीब 2500 पेशेंट ठीक करते थे। उन्होंने क्या थ्योरी दी? उन्होंने पहली थ्योरी दी, अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी केवल समस्या बता दे और उसका समाधान नहीं बताया तो किस काम का? भाई आपने समस्या बताई तो समाधान भी बताए। भाई नेटवर्क नहीं आ रहा तो क्या तरीका यार, वैसा वहां जाके खड़े हो, आ जाएगा यार, उससे एक समाधान दिया। तो डॉक्टर वारबर्ग ने सबसे पहले समस्या बताई। क्या? उन्होंने कहा कि अगर 35% ऑक्सीजन अगर 48 घंटे तक भी अगर कम कर दी जाए किसी व्यक्ति की, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर मौजूद प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल्स को, फैट्स को, इन सबको पचाने के लिए, आपका खाना कहां पचता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं आमाशय में पचता है। भैया आमाशय में नहीं पचता। आपका जो भी खाना है, मूल रूप का जो खाना है, वो तो कोशिका में जाके पचता है। भले आपके कोशिका में उसका कैलोरी में मतलब वो कन्वर्ट होती। तो वह क्या, उस कोशिका को 35% ऑक्सीजन केवल 48 घंटे तक कम मिली। और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लो। ऑक्सीजन कहां से मिलती है? वातावरण से। वातावरण से कैसे मिलती है? अपन श्वास लेते हैं, श्वास जब लेते हैं तो क्या लेते हैं? नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, अमोनिया भी, ये जितनी गैसें सब एक साथ लेते हैं अपन। फेफड़े को ऐसा भगवान ने या अल्लाह ताला ने या वायुगुरु ने एक ऐसा विशेषता दी उसको, उस अस्तित्व ने। उसने कहा बेटा तू एक काम कर, केवल ऑक्सीजन को ले, और ये बाकी कचरा है जिसको वापस बाहर फेंक दे। बाकी कचरा बाहर आ गया। और वो आपने जितनी ऑक्सीजन ली, मतलब जितनी गैसें ली, उसमें से ऑक्सीजन को लेके खून में मिला दिया। खून उसको लेके गया आरबीसी के थ्रू वहां उस आखिरी कोशिका के पास। उसने बोलो गैस ले लो, गैस ले लो। मतलब बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी आपकी रसोई में सब कुछ सामान पड़ा है परंतु गैस का सिलेंडर नहीं, मतलब ईंधन नहीं है आपके पास। अब आप कैसे खाना पकाओगे? या तो कच्चा खाओ या पकाओ। तो पकाने के लिए तो सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर आने में 35% सिलेंडर कम और 48 घंटे तक सिलेंडर नहीं मिला। तो आप क्या करोगे? चलो यार मैं आटा ही घोल के खा लेता हूं, जिंदा तो रहना है मुझे। कच्ची सब्जी खा लेता हूं, जिंदा तो रहना। तो आपने अपना डीएनए चेंज कर लिया, मतलब आपने अपनी आदत चेंज कर ली। कच्चा खाया जाता है क्या? नहीं खाया जाता। खा रहे हैं आप? आटा घोल के पिया जाता है क्या? सत्तू है तो पिया जा सकता है, परंतु आपने क्यों मरता क्या नहीं करता? तो वो कोशिका जिसको अपना मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर या विटामिन्स, ये जितनी चीजें हैं जिनको पचाना है, वो पचाने के लिए ऑक्सीजन की अभाव में वो फर्मेंटेड हो जाती है। उसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो फर्मेंटेड हो जाता है और वो कोशिका अपना डीएनए बदल लेती है बस। और डीएनए बदलते ही वो चारों चीजें मरूंगी नहीं, 1 से 3 बनूंगी, 3 से 9 बनूंगी, 9 से 81 बनूंगी,
तीसरा, यहां भी हूं वहां भी हूं, सर्वत्र हूं, मैं चाहूं जहां जा सकती हूं, मैं टच होके भी जा सकती हूं, मैं खून के थ्रू भी जा सकती हूं। और आखिरी में बोले मैं तभी खत्म होऊंगी जब मेरा निर्माण तुम बंद कर दोगे, बाकी मैं तो बनती रहूंगी, जब तक ऑक्सीजन की कमी है मैं कैंसर पैदा करती रहूंगी। तो डॉक्टर वारबर्ग उसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 3 एक, आप सामान्य भाषा में ये समझ लो कि एक ऐसी दवाई, सामान्य लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूं, बाकी ओमेगा 3 एक अपने आप में केमिकल है, एक रसायन है। ओके, क्या करना है? अलसी, फ्लैक्सीड, अलसी का तेल अगर 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर को और 10 ml शाम को अगर कैंसर पेशेंट लेता है तो चमत्कारिक रूप से कैंसर ठीक होता है। पहली दवाई हो गई। नंबर 2, अलसी खाई ली जाए डायरेक्ट ही, भुनी हुई अलसी हो चाहे बिना भुनी हुई अलसी हो, उसको सब्जी में डाल के खा सकते हैं, उसको आप शहद के साथ मिला के खा सकते हैं, उसको आप सीधा भी खा सकते हैं, अलसी खाई जाए। नंबर 2, ये अलसी का हो गया, ओमेगा 3 मिल गया। नंबर 2, बकरी नंबर 1, भेड़ नंबर 2, ऊंटनी नंबर 3 और देसी गाय नंबर 4। प्रायोरिटी से है नंबर से, मतलब अगर सबसे पहले अगर आपको कोई ऑप्शन मिले तो बकरी का दूध, सेकंड ऑप्शन अगर आपके पास है तो फिर भेड़ का दूध, थर्ड ऑप्शन अगर आपके पास है तो फिर ऊंटनी का दूध, और फोर्थ ऑप्शन अगर आपके पास है तो फिर देसी गाय का दूध। एक सज्जन अभी 2-4 महीने भर पहले आए थे तो उन्होंने कहा अगर चारों ही हो तो मेरे को फिर तो जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल नहीं, बात भी सही है ना भाई, चारों ही हो तो जिंदाबाद, कोई समस्या ही नहीं। फिर वास्तव में कैंसर की ऐसी की तैसी हकीकत कह रहा हूं, अगर ये आदमी अगर इतना कर लेना तो कैंसर तो गया काम से। ओके चलिए, तो उसके दूध का पनीर बना के अगर आप मतलब खाते हैं, मतलब कच्चे दूध का पनीर बना के अगर आप इस्तेमाल कैंसर पेशेंट करता है तो जबरदस्त तरीके से उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है और ओमेगा 3 आपकी बॉडी बनाने लग जाती है। ये चीजें शरीर भी बनाता है, ऐसी बात नहीं कि ये सब चीजें बाहर से आयात ही करनी है आपको, ऐसा नहीं है, आपका शरीर भी बनाता है इन चीजों को। ये अपन जो दूसरी सामान्य चीजें खाते हैं उनमें भी ये चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो पाई जाती, परंतु ये जबरदस्त काम करता है। तीसरा समाधान है मछली। जिन परिवारों में मछली खाई जाती है उन परिवारों में आपको मछली को स्टीम्ड करके खाना है। स्टीम्ड का मतलब हो गया भाप से पका के खाना, जैसे आप खम्मण पकाते हैं, ढोकला पकाते हैं, इडली पकाते हैं, वैसे उसको पका के खाना है। और जो मछली नहीं खाते हैं मत खाओ, मैं मछली खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो डॉक्टर वारबर्ग कहते हैं कि मछली के तेल के कैप्सूल 2 सुबह 2 दोपहर को 2 शाम को ले लो, गया कैंसर, क्योंकि आपने ओमेगा 3 की बाढ़ ला दी। तो जो पढ़े लिखे, ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं एक लॉजिक दे रहा हूं कैंसर ठीक करने के लिए। वो लॉजिक ये है कि डेफिशिएंसी अगर किसी चीज की है तो उसको अगर खत्म करना है तो आप एफिशिएंसी ले आओ, एफिशिएंसी लेके आ जाओ। आप मुझे नौकरी से निकालना चाह रहे हैं क्योंकि मैं रोजाना 11 बजे ड्यूटी पे आ रहा हूं, अगर मैं 8:30 बजे आना शुरू कर दूं तो आपकी ताकत नहीं, जा मुझे कहता यार हंसराज मैं तेरे को नौकरी से निकाल रहा हूं। मैंने एफिशिएंसी पैदा कर ली, मैं 8:30 बजे आके टेबल पे हूं, मेरा बॉस आ रहा है उससे पहले तो मैं कम से कम 4 फाइलें नोटेड कर चुका हूं। तो ये एफिशिएंसी आपको लानी पड़ेगी। ओके, अब आते हैं नंबर 2, केमिकल। केमिकल का बहुत सीधा सा फंडा है कि जो चीजें पहले नहीं थी, मेरे से पहले वही था, अस्तित्व ही था। तो जो चीजें पहले नहीं थी, पहली चीज भारत में क्या नहीं थी? 1934 के पहले समुद्र का नमक नहीं था। 1934 के पहले समुद्र का नमक नहीं था। समुद्र का नमक कब आया? अंग्रेज आए, उनके साथ उन्होंने ये धंधा शुरू किया लोगों को मारने का। तो समुद्र का जो नमक है उसके अंदर क्या है? बहुत सीधा सा, बहुत शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं। उसमें क्या है? उसमें आपका टट्टी पेशाब है, आपका प्लास्टिक है, आपका ये दुनिया भर का पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड जो आप फसलों पर छिड़क रहे हैं वो जहर है। दुनिया भर का जितना प्रदूषण है, अच्छा पानी में गैसें भी घुलती है, ये भी तो सही है। ठोस चीज में गैस नहीं घुलती है, पानी में गैसें भी घुलती है। तो ये सब जितना कचरा पट्टी है, जितना जहर है, ये सब का सब जहर आपके
मतलब पानी में है। तो विज्ञान ये कहता है कि आप मरकरी को पानी से अलग कर सकते हैं क्या? पारे को नहीं कर सकते। डीडीटी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बीएससी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेल्फोस को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मैं आप दूसरे लोग, आप तो धन्य लोग हैं, मैं आपको एक सामान्य तरीके से समझा देता हूं। हाँ, आप नमक को, मैं नमक और शक्कर को दोनों को शामिल कर दूं और आपको दे दूं, आपको कहूं इसको अलग कर दो, मतलब नमक और शक्कर मिला दिया मैंने, आपको मिला के दे दिया, नहीं कर सकते। हम विज्ञान का विद्यार्थी कहेगा नहीं कर सकते। क्यों? कि दोनों के समान गुण है। हाँ, मैं कांच को और शक्कर को मिला के दे दूं या कांच को और नमक को मिला के दे दूं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। पानी में घोलूंगा, छानूंगा, कांच ऊपर रह जाएगा छलनी पे, कपड़े पे, और उसको वापस गर्म करूंगा, मुझे शक्कर वापस मिल जाएगी, या नमक है तो नमक वापस मिल जाएगा। ये विज्ञान है। ओके, तो विज्ञान ये कहता है कि जितना गंदगी है, जितने मतलब क्या बोले टॉक्सिक्स है, वो सबके सब जहर आपके नमक में है। और अभी तक 37 केमिकल ऐसे दुनिया में ढूंढे जा चुके हैं जिनको विज्ञान पानी से अलग करने में असफल रहा है। अब वो नमक चाहे टाटा जी बना रहे हैं, चाहे हंसराज जी बना रहे हैं, कोई से जी बनाओ, वो विज्ञान है, वो अलग। तो वो लेने से वही केमिकल आपके खून में गया, वही केमिकल उस कोशिका तक गया। अब इसमें एक लॉजिक काम करता है। वो लॉजिक ये काम करता है कि आप जिस अंग के साथ में ज्यादा इरिटेट करोगे, जिस बॉडी पार्ट को, जिस अंग को आप ज्यादा इरिटेट करोगे, उसी पार्ट में कैंसर डेवलप होगा। उसी कोशिकाओं में, मतलब उस अंग की कोशिकाओं में ही कैंसर। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊं आपको। मतलब गरीब की जोरू को और कोई भाभी जी कहता है, मतलब गरीब की पत्नी को और कोई कहता है भाभी जी ये ब्लाउज पीस अच्छा है, ये अच्छा, ये साड़ी पहन लो आप, तो क्योंकि वो गरीब की इसलिए। वो मेरी पत्नी को कह के देखो, वो नहीं कहने दूंगा क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं। ओके, सेम वही तरीका क्या कि आप जिस अंग के साथ ज्यादा अत्याचार करेंगे, उदाहरण के लिए आप गुटखा खा रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका सबसे पहले कौन सा अंग इरिटेट हो रहा है? मुंह हो रहा है, जीभ हो रही है, गलफड़े हो रहे हैं, तालू हो रहा है। अच्छा, प्रकृति ने फिर वही बात है, मैं पहले भी नहीं था। आदमी ने ये किसी राक्षस के दिमाग का फितूर है कि उसने लोगों को तंबाकू खाना सिखा दिया, बाकी गधा भी नहीं खाता इसको। तो हाँ, आप गधे को कभी तंबाकू खिला के देखो, अगर खा जाए तो मैं मेरी टोटल प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं गधा जो तंबाकू खाता वो गधा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, परंतु मैं ये दादागिरी के साथ कह रहा हूं कि गधा तंबाकू नहीं खाता, ठीक है। अब बाकी आप लोगों के दिमाग का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप इतने दिमागदार आदमी हो, इतना गजब का ब्रेन है। आप 1 रुपए में केसर खरीदते हैं और दाने दाने में केसर है, ठीक है भाई, आपके दिमाग का क्या। और आप उन 3 भिखमंगों को अपना आदर्श मानते हैं जो इसका विज्ञापन कर रहे हैं। वो तो 1 नंबर के भिखारी है, बेचारों के पास पैसा ही नहीं जो 1-1 रुपए की विमल के लिए विज्ञापन कर रहे हो। भाई आपके दिमाग का तो मेरे पास जवाब नहीं। आपको यह भी मालूम है, आप गरुड़ पुराण पढ़े हुए हैं सब, उसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के समय अगर आपके मुंह में तुलसी दल है, तुलसी का पत्ता है, तो आप सीधे स्वर्ग जाते हैं, चाहे आप कितने ही पापी हो या आप कुछ भी किया हो। तो आप रजनीगंधा 00 खा रहे हैं, उसमें तुलसी लिखा हुआ बाकायदा, रिटन एविडेंस है, तो वो तो लिखित सबूत है, तो उसको तो आप कैसे जुटला सकते हैं। तो वो तो आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। हाँ, क्या फर्क पड़ता, आज खा लूं। अच्छा, पहले किसी भी आदमी ने जिंदगी में पहली बार जेब से 20 रुपए निकाल के रजनीगंधा 00 का पाउच नहीं लिया। किसी ने किसी उसके जानी दुश्मन ने उसको 2-4 दाने दिए, अरे फर्क नहीं पड़ता यार, इससे बदबू नहीं आएगी मुंह में। वो बदबू आज कैंसर तक लेके चली गई आपको। वो विमल जो है वो आपको कैंसर। और एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई, मैं बीच में बता दूं आपको क्लियरली, तंबाकू खाने से और बीड़ी सिगरेट पीने से दुनिया में पहली रिसर्च तो यह कि सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है आज की तारीख में। अगर कैंसर के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार कॉज है तो वो टोबैको है। एक बात तो ये हो गई, ये तो क्लियर है। परंतु ये जो मुंह नहीं खुलता ना कैंसर पेशेंट का, मतलब जिस कैंसर पेशेंट को माउथ कैंसर हो जाता है और उसका मुंह नहीं खुलता, उसके पीछे तंबाकू जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे सुपारी जिम्मेदार है। ये सुपारी में ऐसे मतलब गुण पाए जाते हैं, ऐसा अवगुण है सुपारी में कि उसको
मतलब उससे कैंसर होता है। और धीरे धीरे कई देशों में महिलाओं को ये जो डिलीवरी होती है उसके बाद में जो उनको जो औषधियां बना के खिलाई जाती है उसमें सुपारी धीरे धीरे बंद होने लग गई। और ये आप लोग भी प्लीज, अगर आपकी बहू को या आपकी पत्नी को या आपकी बेटी को अगर कभी भी डिलीवरी होती है तो आप प्लीज उसको सुपारी ना खिलाएं। मतलब ये कैंसरस भी है, मतलब कैंसर पैदा करने वाले भी है, प्लस आपको मतलब आपका मुंह नहीं खुलने देगी। यहां जो इस तरीके की जो कोशिकाएं होती उन कोशिकाओं को वो जाम कर देती है, फिर मुंह नहीं खुलता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। केमिकल मतलब सफेद नमक, मतलब समुद्र का जो नमक है नहीं खाना, किसी कीमत पे नहीं खाना। यहां तक किसी कीमत बोल रहा हूं, भला आज घर पे जाके भी आप सभी लोगों को मैं प्रतिज्ञा दिला रहा हूं इस बात की कि आज आप घर पे जाके, मतलब जब भी आप घर पे पहुंचते हैं आप बाजार से पहले सेंधा नमक की थैली अपने साथ लेके जाएंगे। उसके अलावा कोई समझौता नहीं। अरे यार ये है जिसको खत्म कर ले और फिर कल से, मतलब कल से ले आएंगे, ये जब खत्म होगी तब ले आएंगे। तो इसके लिए एक शेयर है, मैं आप लोगों को अर्ज कर दूं, आप बड़े अच्छे लोग हैं तो इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ी शायद हो सकता है कि पता भी चल जाए आपको कि कल रात तौबा की थी महफिल में शराब पीने की और सुबह जब होश आया तो महखाने में मिले। मतलब ये हालत है अपनी। हमेशा कसम खा रहे हैं, हमेशा कसम तोड़ रहे हैं। तो बार बार तोड़ी गई कसम आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। तो मतलब सेंधा नमक खाना मतलब खाना, वो सफेद नमक नहीं खाना मतलब नहीं खाना, तंबाकू नहीं खानी मतलब नहीं खानी है, बीड़ी नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी है, हुक्का नहीं पीना मतलब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी है, मावा बना के नहीं खाना मतलब नहीं खाना। मावा महाराष्ट्र में इसको तंबाकू को और इसको सुपारी को जो चूना उना मिला के मिक्स करके खाते उसको मावा बोलते हैं उस भाषा में। मतलब खैनी नहीं खानी मतलब नहीं खानी, तंबाकू का दातुन नहीं करना मतलब नहीं करना। नंबर 3 रिफाइंड ऑयल, बहुत बड़ा रीजन है। उसके अंदर काऊ फैट है, पिग फैट है, बफेलो फैट है, डॉग फैट है, फिश फैट है और बचा हुआ कचरा पाम ऑयल का है। मतलब उसमें 17 तरह के केमिकल हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है बताऊं आप लोगों को, इस भारत जैसे देश में बहुत शुद्ध कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है। कई देश देखे दुनिया के जिनमें पूरे देश में एक ही तरह का तेल है, एक ही तरह का कल्चर है, कोई कल्चर में अंतर नहीं है, वहां की खेती में अंतर नहीं है, कोई विविधता ही नहीं, कपड़ों के कलर में कोई अंतर नहीं है। पूरा का पूरा देश उस एक ही फ्रेम के अंदर बंद है। भारत में कितनी विविधता मैं बता रहा हूं। आप अगर हरियाणा के यूपी के रहने वाले, आप सरसों का तेल खाइए, बाजार से सरसों का बीज ले लीजिए, कोल्लू वाले के पास ले जाइए, वो चाहे मशीन से चले, चाहे मोटरसाइकिल से चले, चाहे बैल से चले, बस उसमें से तेल निकलवा के, वो कच्ची घानी का तेल है। अब आजकल की जो यूथ जनरेशन है उसको कहोगे कच्ची घानी का तेल, तो वो कहेगा सरसों का तेल। अरे मेरे बाप, वो घानी बीज थोड़ी है रे, मतलब वो तो मशीन है। जैसे आप मान लो मध्य प्रदेश के रहने वाले, आप सोयाबीन निकलवा लीजिए ना, या सोयाबीन तो अभी होने लगा, आप मूंगफली होती थी पहले, आप मूंगफली का तेल खाइए। आप राजस्थान के रहने वाले तिल्ली लीजिए, तिल्ली का तेल निकलवाइए, पूरा परिवार खाइए। आप गुजरात के रहने वाले, आप कपासिया या मूंगफली ले लीजिए। आप कर्नाटक, तमिलनाडु और वहां के रहने वाले हैं, मतलब केरला के, तो आप कोकोनट ले लीजिए, मतलब खोपरे का तेल, नारियल का तेल ले लीजिए। मतलब आप जहां जिस रीजन में पैदा हुए उस रीजन का रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, मतलब वो जो क्षेत्र वो आप अपना लें। तो रिफाइंड ऑयल मतलब आज के बाद नहीं खाना, उस पर लिखा हुआ, वो लिख रहा है रिफाइंड ऑयल है, और फोटो छाप रखा उसने मूंगफली का, और आप मूंगफली की वजह से भी नहीं लाए हो। फोटो छाप रखा सरसों का नहीं, उस पर एक हीरोइन का भी फोटो छपा हुआ है। हाँ, वो मैडम जो है ना, वो तेल क्या लाए भाई, मजा, और निकल गया तेल कैंसर होके। ये चौथा कारण। एक्चुअली तनाव में जब व्यक्ति रहता है, खासतौर से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर होने का सबसे बड़ा रीजन जो पकड़ में आया, वो 60% महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रीजन था वो था एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में खिलवाड़।
एक हार्मोन होते हैं, अपनी बॉडी में भी होता है, एस्ट्रोजन अपने पुरुषों में भी बनता है। हाँ, कोई इस गलतफहमी में मत रहना कि केवल महिलाओं में, पर महिलाओं में ये अगर 100 ग्राम बनता है तो अपने बॉडी में 25 ग्राम बनता है, मतलब इतना सा अंतर, बाकी बनता अपने में भी। ओके, तो आप जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपका एक ये जो पेडियाट्रिक जो ग्लैंड्स होती है, मस्तिष्क की जो ग्रंथि होती है, वो क्या करती है कि उस चीज का स्त्राव बिल्कुल या तो बहुत कम कर देगी और या बहुत अधिक कर देगी। तो बहुत अधिक करेंगी, एफिशिएंसी होगी तो भी प्रॉब्लम, और डेफिशिएंसी होगी तो भी प्रॉब्लम। और उस रिसर्च का प्रूफ बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा प्रूफ आजकल ब्रेस्ट कैंसर में जो सर्जरी जो मेडिसिन दी जा रही है, जो इलाज किया जा रहा है, उसमें एस्ट्रोजन दिया जा रहा है। मतलब चोर को तो क्या कि तू चोरी कर, और साहूकार को क्या तो इसको पकड़। यह प्रकृति का नियम है, यह नियम प्रकृति का है, यह किसी मेरा और आपका बनाया हुआ नहीं है। प्रकृति कह रही पहले तो मैं ठंड पटकूंगी और फिर तू तिल का तेल खा, पहले तो मैं लू चलाऊंगी और फिर तू ठंडा ही पी, पहले तो मैं फूल बरसात करूंगी और फिर तेरे को कहेंगे दिन भर पानी मत पी, नहीं तो तेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे ही जैसे मतलब प्रकृति पहले तो एक लड़ाकू पत्नी से शादी करवाएगा, प्रकृति है वो दिन भर दिन, फिर वो कहेगा कि तू मेरे हिस्से का बोल, मैं नहीं बोलूंगा। ये प्रकृति के नियम, तू मेरी माँ है, तू मेरी मैं के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अगले जन्म में मुझे भेड़ नहीं बनना पड़ेगा, मैं बकरी नहीं बनूंगा अगले जन्म, इसी जन्म में बन लिया। ये प्रकृति के नियम है। तो सेम वही कहानी कैंसर में। मैं आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं एक खतरनाक बम विस्फोट करने वाला हूं। आप लोग कैंसर के जन्मदाता हैं जिनको कैंसर हुआ है। ये पूर्व जन्म की वजह से कैंसर नहीं होता किसी को, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो एग्जिस्टेंस में है। वो आत्मा अपने साथ में कोई भी भौतिक पदार्थ लेके नहीं आती है। तो जो, और आत्मा कब आती है, विज्ञान इसको प्रूव कर चुका है कि एक आपके पिताजी का शुक्राणु, एक आपकी माताश्री का अंडाणु, दोनों आप माताश्री के पेट में मतलब उनका निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और 3 महीने बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ये मिसकरेज होते हैं 90 डेज में, सबसे ज्यादा मिसकरेज होता है। ये साइंस इसको प्रूव कर चुका है। भले उसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सोल नहीं है उसमें। तो जब आती है तो उसके साथ आ जाती है ना, तो बाद में हवा के रूप में आ रही। हवा कैंसर लेके जा सकता है क्या? मैंने शुरू में क्या शुरुआत की थी, हवा से कैंसर हो सकता? नहीं हो सकता। हवा से कोरोना हो सकता है, हवा से टीबी हो सकती है, हाँ, हवा से मतलब छूत की बीमारी हो सकती है, परंतु कैंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, चलिए आगे। आखिरी जो कैंसर का जो रीजन है, देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, हंसराज चौधरी का या श्री नवग्रह आश्रम का उद्देश्य 100% कैंसर रोगियों का इलाज करना तो है, ये तो हमारा दायित्व है। ठीक है, और हम जब तक ईमानदारी से दायित्व निभाएंगे, हम निभाते रहेंगे, और जिस दिन हम सक्षम होंगे 1 मिनट में बंद कर देंगे। परंतु आप लोगों को कैंसर ना हो, जो बचे हुए हैं उनको कैंसर नहीं हो, यह मेरा डबल दायित्व है। मैं आपको सही कह रहा हूं, अभी मैं कुछ आंकड़ों से आपको घबराना नहीं चाहता हूं, बाकी सच्चाई ये है कि WHO ये कह चुका है कि 2035 जो आने वाला है, अभी क्या चल रहा है 35, कितने साल बचे? 11 साल। 11 साल बाद इस कैंसर को, 2 शब्द तो आपने सुन लिए, आपने सुना होगा एपिडेमिक, पढ़े लिखे लोग जानते हैं एपिडेमिक, फिर आया पेंडेमिक। इसके लिए अब नया शब्द ढूंढा जा रहा है, और इसमें हकीकत में इसके लिए मतलब WHO ने 1 करोड़ रुपए प्राइज डिक्लेयर किए कि कोई नया शब्द देगा तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और वो कैंसर के लिए कहा जाएगा। वो पद्मश्री, दिस अवार्ड गोज टू कैंसर। कहां बैठे हैं अपन, क्या सोच रहे हैं अपन? हकीकत कह रहा हूं, बहुत भयंकर स्थिति, बहुत बुरी स्थिति है। मैं आप सब लोगों को ईमानदार से कह रहा हूं, आज से ये ज्ञानचंद का जो तमगा है, जो मिस्टर नॉलेज या जो बुद्धि प्रकाश, अरे मत बनो बुद्धि प्रकाश। तंबाकू छोड़ दो, सफेद नमक छोड़ दो, रिफाइंड ऑयल छोड़ दो, घटिया किस्म का अल्कोहल छोड़ दो। आप कहते हैं ना कि सब बिल्कुल अल्कोहल से लिवर कैंसर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका भूटान, नेपाल, म्यांमार और आपका ये उड़ीसा का थोड़ा सा इलाका, पश्चिमी बंगाल के 4-5 जिले, उत्तर प्रदेश का 1 जिला,
और बिहार के एक दो जिले और पूरा का पूरा ये मणिपुर, मिजोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये चाइना के देखा देखी स्मोक मीट खाने लगे हैं। कुत्ता मिल गया, काट लिया, पूरा कुत्ते को दिन भर तो नहीं खा सकते, मतलब पूरा दिन में खत्म नहीं होगा, तो वो उसको क्या करते हैं, भून रहे हैं आग पे, मतलब जलती हुई आग पे उसको भून लिया और उसको प्रिजर्व कर लिया। बिल्ली मिल गई वो कर लिया, मुर्गा मिल गया वो कर लिया, पैसा मिल गया वो कर लिया, गाय मिल गई वो कर लिया, जो भी मिला उनको कर लिया। और उसको वो जो आग के संपर्क में वो जो कोशिकाएं आ रही है, वो जो मीट की जो है वो कैंसरस हो गई, और इतना खतरनाक केमिकल बनता है कि उससे तो कैंसर होना ही होना है। और वहां हर 8वें पुरुष को कैंसर है और हर 13वीं महिला को कैंसर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेघालय सुनने में कितना अच्छा लगता है यार, जहां मेघ ही मेघ रहते हो, वहां इंडिया का सबसे ज्यादा अगर मतलब कहीं कैंसर है तो मणिपुर में है, मिजोरम में है और मेघालय में। मतलब कितनी बुरी स्थिति है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर अगर कहीं है, वो हालांकि मेरे लिए कोई खुशी का विषय नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर पेट का कैंसर अगर पूरे विश्व में कहीं है तो वो चाइना में है, सबसे ज्यादा पेट। और वो इस डाइट की वजह से, सांप मिल गया, काट लिया, सेक लिया और 5 दिन के लिए रख लिया, और फिर जैसे बेटी ससुराल जा रही था, ए बेटा ये थोड़ा सा तू लेती जा वहां, मतलब तेरे पीर वालों को भी देना, क्योंकि कल अपने यहां 2 कुत्ते एक साथ मिल गए थे। हाँ सही कह रहा हूं मैं, ये फैक्ट है, इट्स रियल ट्रू। मतलब मैं तो आपको सही कह रहा हूं, कभी मतलब मुझे तो इन देशों में या इन प्रांतों में या कभी जाना होता, मैं आपको सही कह रहा हूं, अलावा फल खा के दिन निकालता हूं मैं कहा नहीं, अपने को नहीं जाना है उस रास्ते से, मतलब एक दिन भूखे तो रह जाएंगे, या फल खा लेंगे। केला सब जगह मिलता है दुनिया में पूरी में, वो केला खा लो, या कोई भी फ्रूट मिल रहा है, नारियल पानी पी लो, पर ये बहुत खतरनाक है। चलिए अब आते हैं अपन कैंसर के इलाज पे। डॉक्टर होंजो, डॉक्टर एलिसन, शॉर्ट करूंगा मैं इन चीजों को। डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन एक जापान के, एक अमेरिका के, क्या गजब बात बताई। इन्होंने कहा ये अमर हो जाती है ना ये कोशिका, बोले मैं नहीं मरती। नोबेल प्राइज कब मिलता है? बहुत बड़ा काम करते हैं तब मिलता है, बहुत बड़ा काम करते हैं, पर उस काम की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब नोबेल प्राइज मिलता है। और हकीकत कह रहा हूं, आज दिन तक जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, मतलब उसको जब नोबेल प्राइज मिला ना, तब लोगों को पता चला कि इसको नोबेल प्राइज मिला। मेरी तरीके से ढोल की बजाने वाले को नोबेल नहीं मिलता, मैं हंसराज, मैं हंसराज, मैं हंसराज, ले हंसराज है तो तेरे जैसे लाख हंसराज है, मस्त रहे यार, नहीं मिलता उनको। मतलब आप डीपली कितना काम कर रहे हैं, कितना लंबा चल रहे हैं आप। मैंने बताया ना वारबर्ग का, बोलो 40 साल का रिसर्च बंदे का, इनका 45 साल का रिसर्च, 40-45 साल का रिसर्च, इन तीनों साइंटिस्टों का कम से कम 35 साल का रिसर्च। साली जिंदगी खपा दी यार, 35 साल की तो पूरी जवानी होती है, पूरी जवानी खपा दी एक रिसर्च। एक ये बिजली बनी होगी, आपने कल्पना की, आप थोड़ी बिजली बना दो ना यार, बिजली नहीं बना सकते आप, अब तो बना सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, पर पहली बार किसने बनाई होगी कि आपकी जो कोशिका ये अमर हो जाती है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो PD1 और CTLA4 है। ये 2 ग्रुप हैं प्रोटीन के। पहला ग्रुप है PD1, यानी कि 288 प्रकार के ऐसे प्रोटीन हैं जो आपकी कैंसर कोशिकाओं का आहार है। कैंसर कोशिका का अलग आहार है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई बुरा मत मानना, मतलब आप में से एक जाति का कोई व्यक्ति है तो वो कहेगा यार भाई वहां तो नहीं जाना यार, वहां क्या खीर पूड़ी बनती है, मतलब कहीं बकरा बन रहा हो तो मैं तो जा सकता हूं। एक वर्ग है जो कहेगा अरे यार भाई आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं और आजकल तो श्रावण मास है, तो यार भैया अगर खीर पूड़ी हो तो जा सकते हैं, बाकी बकरे वाले के मुझे नहीं जाना। या मैं तो उस परिवार में मेरी बेटी नहीं दूंगा यार, वो तो सब मांसाहारी लोग हैं। कल्चर है अपना, ठीक है ना, अपना सिस्टम, सेम सिस्टम। ये कैंसर कोशिकाएं कहते भाई हम तो, जो व्यक्ति, अब ये चीजें नहीं खाने कैंसर पेशेंट को, ध्यान से सुन लेना। गेहूं क्यों नहीं खाना? गेहूं में ग्लूटेन है, वो PD1 है, प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन है, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एंटीजन है उसमें, ठीक है साहब। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल,
अरहर, तुअर और राजमा, ये चीजें भूल के भी नहीं खानी है जब तक कि अपना कैंसर ठीक नहीं हो जाए। और कैंसर ठीक होने के बाद में भी बाकी सभी चीजें खा सकते हैं, परंतु गेहूं तो नहीं खाना है। गेहूं तो डायबिटीज वाले को भी नहीं खाना है, गेहूं लीवर वाले को भी नहीं खाना है, और गेहूं कैंसर वाले को भी नहीं खाना है। और गेहूं तो चाहे तो माइग्रेन वाले को भी नहीं खाना, चाहे तो। हाँ रियली, ये ग्लूटेन बहुत चीजों की बदमाशी है, बहुत भयंकर बदमाशी ग्लूटेन। ओके, क्या खाएंगे फिर? दालों में तो खाएंगे मूंग, मूंग पर्याप्त मात्रा में खाइए, मूंग का हलवा बना के खाइए, मूंग का चिल्ला बना के खाइए, मतलब मूंग की देसी घी में अच्छी शानदार पकौड़ी बना के खाइए, मूंग का सत्तू बना लीजिए। जिन इलाकों में सत्तू खाया जाता है उसमें आप मूंग का सत्तू बना लें, कोई तकलीफ नहीं। ओके। सब्जियों में जितनी प्रकार की हरी सब्जियां इस धरती पे पैदा होती सबके सब खा सकते हैं आप। चलो एक ही बजट घोषणा में सबका कल्याण, जितनी प्रकार की सब्जियां, जैसे अच्छा जितने प्रकार के कंद है वो सब खा सकते हैं, यानी कि लहसुन, मूली, गाजर, रतालू, गराड़ू सभी खा सकते हैं। ये भी आनंद आया। सब लोगों से जितने कैंसर पेशेंट है, मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, सालों के प्राण पी जाओ घर वालों के, नहीं मेरे को अलसी का तेल आज चाहिए, आज चाहिए मुझे देसी गाय का दूध का पनीर आज चाहिए। मैंने जिंदगी भर सेवा की तुम्हारी, मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं बाय द वे नहीं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं मतलब इस परिवार का एक हिस्सा हूं, मेरे पे कोई दया नहीं। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ कल लाएंगे, हाँ परसों लाएंगे, आज तो कर्फ्यू लग गया, आज तो फलाना लग गया। अच्छा मेरे लिए कर्फ्यू लग गया? मुनक्का दाग आप कितना खा सकते हैं उतना खाइए, बीज वाला, आपका कैंसर तो चुटकियों में जाएगा। देसी घी कितना खा सकते हैं आप उतना खाइए, आपका चुटकियों में कैंसर जाएगा। बकरी का दूध आप कितना पी सकते हैं उतना पीजिए, गया कैंसर तो आपका। आपको जाना उधर है, मतलब केवल नवग्रह आश्रम पे आने से या हंसराज का ये मतलब 2 घंटे का या 1.5 घंटे का क्लास ले लेने से कैंसर नहीं जाएगा। कैंसर कब जाएगा? कि जब अपन उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको अपने उसमें लाएंगे। ओके ठीक। तीसरा, एक इन्होंने एक लॉजिक और अच्छा दिया कि ये जितने श्री धान्य हैं जो लोग पानी पी पी के गालियां निकालते हैं ना मोदी जी को, ये तो चोर है, ये तो गुजराती है, ये तो पागल है, ये तो फला है, ढिमका है, चलो निकालो, कोई बात नहीं, आप 10-15 दिन और निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने श्री धान्य हैं वो सभी PD1 और CTLA4 से लेस है, अगर उनमें DAP और यूरिया उस तरीके से और पेस्टिसाइड अगर यूज नहीं किया गया। क्या क्या है जो ओरिजिनल श्री धान्य है जो मैं बता रहा हूं आपको? बाजरी, बाजरा नहीं, बाजरी, जो बाजरे से छोटी, उसकी छोटी वाली सिस्टर, ठीक है ना? हाँ ऐसे समझो मतलब। ओके। कुट्टू, रागी, सामा, बगर, मलीचा, सिंगाड़ा और साबूदाना, ये जेन्युइन श्री धान्य है और इनमें PD1 CTLA4 नहीं। बोलो आप ये कल्पना करो कि अपने जो बाप दादा थे, अपने पुरखे थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे यार, जिसमें नोबेल प्राइज मिला, ये इन्होंने इतने सालों पहले कह दिया कि ए भैया ये खाओ रे, ये खाओ। क्या बोला इन्होंने? कुट्टू, रागी, सामा, भगर, ये जितनी चीजें हैं, इन चीजों का सेवन आटे के रूप में आप करें, इसका आटा बना लें। और एक बहुत शानदार समाधान है, क्योंकि हम रिसर्च बेस्ड लोग हैं, आपको वहां पौतान का आटा मिल जाएगा काउंटर पे आराम से। और पर एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, उसकी जो कैलोरी पावर है वो बहुत शानदार है। तो आप जैसे उसको खाने के बाद आप कहेंगे साहब थोड़ी भूख कम लग रही, उसका कारण और कुछ भी नहीं है, उसकी जो कैलोरी है वो 100 ग्राम आटे में ही 900 के आसपास है, क्योंकि चीजें वही है उसमें जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भी 2-4-5 चीजें, मतलब कहने का मतलब जितने टॉप क्लास के जो श्री धान्य है वो सब उसमें है, ठीक है? तो आटा ले लिया, उसकी खम्मण बना लिया, ढोकला बना लिया, रोटी बना ली, पराठा बना लिया, पूड़ी बना ली, हलवा बना लिया, पकौड़ी बना ली,
सत्तू बना लिया। ओके, ये समाधान हो गया।